नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाज़िर हूँ। चंद अहम इश्यूज़ हैं अपने मेहमानों के सामने रखना चाहता हूँ। अदम एतमाद की तहरीक के बाद मौजूदा हुकूमत के सामने जो इत्तेहादी हुकूमत है उसमें सबसे बड़ा मसला सियासी अदम इस्तेहकाम का है, और सियासी अदम इस्तेहकाम में एक बहुत ही अहम पॉलिटिकल प्रोसेस है कह लें उसको, और वो है कि जनाब इमरान ख़ान साहब और पीटीआई मुसलसल उसके बाद आपके जलसे कर रहे थे, और फिर उसके बाद उन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दी, और तकरीबन 10 दिन लॉन्ग मार्च करने के बाद वो फिर अब उन्होंने ऐलान किया है इमरान ख़ान साहब ने कि 26 को रावलपिंडी में वो कोई इज्तिमा करने वाले हैं और फिर वहाँ से वो अपना लाएअमल देंगे। जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पिंडी में इज्तिमा हो रहा है, और दूसरा कि वो उन्होंने ये ऐलान भी किया है कि वो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे। अब जो लॉन्ग मार्च है उसके क्या मकासद पूरे हुए या नहीं हुए, और क्या ये 26 को जो कॉल दी जा रही है क्या इसका कोई ख़ास मकसद है पिंडी में जमा होने का, इस पर भी बात करेंगे। और पंजाब हुकूमत, केपीके हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में पीटीआई इत्तेहादी हुकूमत किसी जगह है, किसी जगह पीटीआई की हुकूमत है। अब अगर पिंडी में इज्तिमा है और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होती है तो फिर उसको कौन संभालेगा, मरकज़ संभालेगा, और वहाँ जीएचक्यू भी है। तो इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि ऐसे मौके पे सूबाई हुकूमत का इख्तियार होता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लेकिन इज्तिमा भी खुद हुकूमत के यानी हुकूमत कर रही है। तो इस इशू पे हम बात करना चाहेंगे। इसके अलावा आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर जो उसको मुतनाज़ा बनाने के लिए जो इस वक्त सूरत हाल सामने नज़र आ रही है उस पर भी बात करेंगे। सुना है कि प्रोसेस शुरू हो चुका है। और पेशावर में मंशियात माफिया सरगर्म, सूबाई हुकूमत की बड़ी नाकामी नज़र आ रही है। एक वीडियो भी है, वो भी हम चलाएंगे, और हमारे पास एक गेस्ट हैं बहुत ही अहम केपीके हुकूमत के, उनसे ये सवाल करेंगे। आइए उनका तारुफ कराते हैं। मैं अपने मेहमानों के साथ जनाब शौकत यूसुफजई साहब, वज़ीर मेहनत और सकाफ़त केपीके रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। और सलीम बुखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, आपका सर बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। शौकत यूसुफजई साहब, मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि जी आपने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और उसमें ज़ाहिर है आपने बहुत बड़ी तादाद की डिमांड की थी, काफ़ी बड़ी तादाद। अब वो आई नहीं आई वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो क्या सवाल ये है कि लॉन्ग मार्च के मकासद 10 दिन में पूरे हो गए थे, जो आपने अपना लॉन्ग मार्च ख़त्म करके आपने अब इज्तिमा 26 नवंबर को दिया है आपने टारगेट, और 26 नवंबर को जो आपने पिंडी में लोगों को बुलाया है उसके क्या मकासद हैं? इस दफ़ा आप इस्लामाबाद में कॉल नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले तो सारे मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो यही कर सकती है कि आवाम को मोबिलाइज़ कर सकती है। और जब भी कोई इस तरह का इशू होता है, जब हुकूमत नाकाम होती है, हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पाती है, मुल्क को नुकसान होता है, तो जो अपोजिशन जमात होती है ये उसका हक बनता है कि वो आवाम को मोबिलाइज़ करे और एजुकेट करे। आज अल्लाह के फजल से पीटीआई जो है वो एजुकेट भी कर रही है आवाम को, और आवाम एजुकेट हो चुकी है अल्लाह के फजल से। और एक पॉलिटिकल मैं समझता हूँ कि एक्टिविटी है, और इतनी कामयाब हुई है कि इमरान खान के बग़ैर भी आपने देखा कि शामूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, उनके जलसों में, उनके उसमें काफ़ी लोगों की तादाद निकली, और जो एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस्लामाबाद के पिंडी की तरफ आई। अब देखिए, ये हिकमत अमली होती है हर पार्टी की। इससे इतना खौफजदा क्यों हो रही है हुकूमत के? एक पॉलिटिकल पार्टी कोई ये ऐलान नहीं कर रही कि वो इस्लामाबाद पे हमलावर हो रही है, या वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहती है जो उसका हक है, आईनी हक है। अब उसको इस तरह बनाना कि जी ये खूनी होगा, ये पता नहीं क्या होगा, खूनी तो इन्होंने बना भी दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एक पार्टी का लीडर कहता है कि पुरअमन होगा और ये हमारा हक है, तो मुझे इसमें क्वेश्चन करने का कोई जवाब नहीं नज़र आता है कि मुझसे कोई पूछे कि जी आप क्यों कर रहे हैं।
सारी दुनिया को पता है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है इस मुल्क का। कभी ऐसी सूरत हाल 1974 से लेकर अभी तक मुझे बताएं कि पाकिस्तान पे कभी ऐसा वक्त आया है कि ये डिफॉल्ट का जो है वो 85 और 90% पे पहुंचा है मुल्क। आपके पास बैरूनी कर्जे जो है वो अदा करने के लिए पैसा नहीं है। आपको अभी अगर आप मजीद पैसा मांगेंगे आपको कोई देगा नहीं मार्केट में। जो मालूम मार्केट में पाकिस्तान की जो सूरत हाल बनी है वो आप खुद देख सकते हैं। अपनी माशी व इंडेक्स अपने सामने रखें। हम जब थे उस वक्त क्या सूरत हाल थी, क्या उस वक्त ये सूरत हाल थी? मार्च में मुझे याद है डिफॉल्ट रेट 5% था। आज ये जो सबसे बड़े तजुर्बाकार आए हैं जिन्होंने तजुर्बाकारी दिखाई है अपनी, वो आज डिफॉल्ट जो है वो 85 पे चला गया है, 85% रिस्क पे। तो इस तरह बुरे हालात तो पाकिस्तान पे कभी भी नहीं थे। आप समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन लीडर जो है वो खामोश बैठ जाए, वो कुछ भी ना करे, इसको हुकूमत को चलने दे, तो कल खुदा न ख्वास्ता ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है तो क्या अपोजिशन को लोग छोड़ेंगे? इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो मेरे ख्याल से इस वक्त इशू ये नहीं है कि हुकूमत किसकी है या हुकूमत क्यों ली गई है। असल इशू ये है कि मुल्क को जिस वक्त खतरात हैं, क्या ये हुकूमत इसको हल कर सकती है? मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है। आपको और आ रहा है तो आप बता दें कि अच्छा सर, दो सवाल शौकत यूसुफजई साहब, 2 सवाल। आपके लीडर भी कहते हैं, दुनिया जानती है कि जी आप जिस मुआशी अदम इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं वो जुड़ा हुआ है सियासी अदम इस्तेहकाम से। इस हुकूमत को आए हुए भी 5 महीना हुआ है। आपने शुरू दिन से इनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर दिया है। मुल्क में इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है। अगर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं हो सकेगा। एक चीज़ तो सर जिम्मेदारी तो आप पर ही जा रही है ना। और एक और बात, और वो ये है कि 26 को ऐसा क्या सरप्राइज आप पिंडी में देने वाले हैं और आप इस्लामाबाद नहीं जाने वाले हैं, ज़रा उसको भी लोग सुनना चाहते हैं सर। ये 2 बातें। देखिए ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, जो भी खराबी हो रही है, उसके सारे के जिम्मेदार हम ही हैं। इसलिए कि हमारे दौर में तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया था। जब हमारी हुकूमत थी तो ना तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने धरना दिया था, ना अपोजिशन पार्टियां इकट्ठी हुई थी, ना ही बिलावल जरदारी ने ट्रेन मार्च किया था, ना ही कोई महंगाई मार्च हुआ था। मेरे भाई ये सारे हमारे दौर में भी हुए थे और साथ 2 साल कोरोना भी रहा। इसके बावजूद मैं आपके साथ ये मुझे बता दें कि उस वक्त एक्सपोर्ट की क्या सूरत हाल थी और आज क्या है। मैं आपको एक एक चीज़ गिन के बता सकता हूँ। अगर उस वक्त में एक्सपोर्ट बेहतर थी इसके बावजूद कि पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल रिसेशन था, तो आज क्यों खराब है? आज तो बड़े तजुर्बाकार लोग बैठे हैं ना। हम तो तजुर्बाकार नहीं थे ना। इसाक डार ने आके कहा था कि मैं इस डॉलर को प्रेस करके दिखाऊंगा। वो कहाँ है? उसका जादूगरी कहाँ गई? अभी आवाम पूछती है ना। आज कोई प्याज नहीं खरीद सकता, टमाटर नहीं खरीद सकता। आज उसके रेट आप देखें। आपने कभी देखा है इंडेक्स के क्या सूरत हाल थी हमारे दौर में? आज जो पेट्रोल 150 रुपए लीटर था, कितना शोर था। ये कहते थे कि आवाम मर रही है और ये जो ना इमरान खान को हुकूमत नहीं आ रही है। आज आप मुझे बताएं कि मैं हैरान हुआ कि पेट्रोल की जो कीमत है वो 225 है। डीजल हमारे दौर में 144 था, आज 236 है और ये खामोश बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं कि बिजली 18 रुपए यूनिट थी, आज 36 रुपए यूनिट है। ये कौन से कारखाने चलेंगे इन पे? ये कैसे मईशत कैसे ठीक होगी? तो मेरे भाई आटा सर प्राइस तो दे दे सर। 110 पे चले मैं उनसे पूछ लेता हूं। सर प्राइस तो बता दें सर, सरप्राइज तो बता दें, हम आगे चलें। देखिए सरप्राइज ऐसा नहीं होता कि मैं आपको टीवी पे बता दूं और सरप्राइज हो जाएगा। सरप्राइज लीडर देता है। हाँ। और वो आ भी इसलिए रहा, अगर उसने सरप्राइज टीवी पे ही देना होता तो लाहौर में बैठ कर ही बता देता। बिल्कुल सही है। मौला बख्श चांडियो साहब आपने शौकत यूसुफजई साहब की बात सुनी। कहते हैं हुकूमत डरती क्यों है, ये पॉलिटिकल एक्टिविटी है, हम पिंडी आ रहे हैं तो क्या बात है, सरप्राइज दे रहे हैं तो क्या बात है, और हम क्यों ना दें जब मौजूदा हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो रही है। तो जाहिर है अपोजिशन लीडर का काम है कि वो आवाम को इकट्ठा करे और इन पर प्रेशर डाले। जी क्या कहेंगे? बोलने वाले हैं, मैं उनको सुनता हूं, बैठे भी हम साथ हैं, लेकिन आज मैं उनकी तकरीर का एक लफ्ज भी नहीं समझ पाया। हाँ कुछ नाम लिए वो मैंने सुने, लेकिन बात क्या कर रहे थे मैं नहीं समझा। लेकिन और उनके चीखने चिल्लाने से कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इतना जो चीख रहे हैं क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। बड़े शाइस्ता बोलने वाले लोग हैं। अभी मैं एक प्रोग्राम से आया हूँ,
अच्छे दोस्त हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छा। लेकिन आज ये दूसरे मुकर्रर हैं इनके, चीख रहे हैं, मातम कर रहे हैं, वावेला कर रहे हैं। है क्या परेशानी आपको? जब आप कामयाब भी हो रहे हैं, आपको कोई मामला भी नहीं है, सारी बातें आपकी है, हुकूमत नाकाम भी हो रही है, फिर क्या बात है? क्यों चीख रहे हो आप? क्या मसला क्या हो गया है आपका? छोड़ दें, 4-5 महीने गुजरने दें, इनको और नाकाम होने दें, आप चले आना। असल बात जो आपका मसला है वो दुनिया जानती है। आप पहले दिन से अपनी ताकत पर नहीं आए, आप पहले दिन से एक उंगली पे बैठ गया, आज भी आपसे वो उंगली छूट गई है। और जब से डॉक्टर साहब इनसे उंगली छूटी है, इनके होश उड़ गए हैं। बातें पता नहीं कौन सी करते हैं, किस अंदाज से करते हैं। ये अक्लमंद लोग, ऐसी शाइस्ता लोग ऐसी गुफ्तगू नहीं करते, चढ़ दौड़ते हैं। भाई आपसे इख्तिलाफ करते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, आपसे इख्तिलाफ करना कोई जुर्म हो जाता है? ले आते हो बीच में करबला, असहाबा, औलिया, अल्लाह, रसूल, खिलाफत, क्या हो गया है आपको? आप तो पहले मानते तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो, लेकिन सियासत में तो आपने इनको कभी नहीं बनाया। ये तो जैसे मजहबी जमायतें बातें करती है, ये है क्या? जो मुझसे फिरेगा वो इमाम, वो यजीद बन जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, क्या बातें हैं? ये परेशानी क्या है? हुकूमत तो ठीक है, आप कह रहे हो आपकी महंगाई इस हुकूमत का कारनामा नहीं है। इस इमरान खान साहब की हुकूमत में कई वज़रा सिर्फ एक ही बात करते थे कि जनाब हमारा सबसे बड़ा जो कसूर है वो महंगाई है, महंगाई ने हमें तबाह कर दिया। तो महंगाई तो आपने की है, इस हुकूमत का कारनामा तो महंगाई नहीं है। इस हुकूमत ने तो बहुत सारी बातें अच्छी भी की हैं, लेकिन आर्जी हुकूमत है और थोड़े से टाइम के लिए है, इत्तेहादी हुकूमत है, उसके मसाइल है, और फिर आप जैसी लाडली शख्सियत उनका मध्य मुकाबला है, और आप अकेले थोड़े ही हैं। आप समझते हो आप अपनी ताकत में लड़ रहे हो, हम नहीं समझते। आप अगर अपनी ताकत पे हो गए तो कब का आपको ठीक कर देते। सर आवाज जिस किस्म से आपने बातें की हैं, ये बातें कोई बलोचिस्तान का लीडर करता, कोई सिंध का लीडर करता, तो कब का वो मीनारे पाकिस्तान में इबरत का निशान बना दिया गया होता। बच्चा बच्चा समझ रहा है जो आप की बातें हैं, आपको कोई हाथ नहीं लगा रहा है, कमाल कर रहे हैं आप। पाकिस्तान के टुकड़े बता रहे हो कितने होंगे, आप पाकिस्तान के फौज के सरबराह को सरेआम गालियां दे रहे हो, उनके खानदान पे बातें कर रहे हो, कोई आपसे बोलने वाला नहीं है। लोग समझ रहे हैं ये तो बादशाह यूसुफ ज़ई साहब अच्छे हैं, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं जो अच्छा बोल रहा हूँ ये भी इनकी पिटाई होगी कि पीपल्स पार्टी वाला आदमी आपकी तारीफ क्यों कर। हालांकि ये अच्छे हैं, अच्छा बोलते हैं खान साहब के लिए, लेकिन ये चीखना बता रहा है कि इनका हशर क्या है। मैं माफी मांगता हूँ नून लीग के दोस्तों से, 2-3 नाम मुझे जहन में है, आखिरी दिनों में ऐसे चीख जो भी बात करते थे चीख कर करते थे। ये भी है, आज मैं बड़ा अच्छा दोस्त से मिलकर आया हूँ। कोई बात जरूर है डॉक्टर साहब जो उनको पता है कि क्या होने वाला है। अब पिंडी आकर क्या करेंगे आप? आ जाए, आपका पाकिस्तान आपका है, किसी भी शहर में आप जा सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता देता हूं कि आपने जिस किस्म से इस तकर्री को मुतनाज़ा बनाया है, ये इंतहाई खतरनाक है। दूसरा कोई रहनुमा करेगा उसको सबक तो मिल जाएगा, लेकिन ये रास्ता अगर औरों ने अख्तियार किया तो पाकिस्तान के बखे उधर जाएंगे। चंद इदारे हैं, चंद शख्सियात हैं जो पाकिस्तान की अलामत बने बैठे हैं। खुदा के वास्ते अपने मफादात की खातिर ठीक उनकी तौहीन ना करें। ठीक, उनकी तौहीन आपके लिए नुकसानकार है। और आपने जो रास्ता अख्तियार किया है, मैं हर प्रोग्राम में कहता था कि आप सुकड़ते जाएंगे। आज देखें, लाखों लाएंगे, लाखों। कौन से दिन लाखों लाए हो भाई, बताओ तो सही। लाखों आएंगे, ये वो क्या, वो लाखों कहां गए? अभी भी आना देख लेना, वो लाखों क्या करेंगे, कितने आएंगे। लेकिन ये जो आप काम करने जा रहे हो, ये तो चंद 100 आदमी भी कर जाते हैं। अल्लाह उस दिन से बचाए पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इदारों और अवाम को। आपने रास्ता अख्तियार दुरुस्त नहीं किया, आपका चीखना चिल्लाना बहुत सारी बातों का। ठीक है मौलाना बख्श साहब, मैं जरा सलीम बुखारी साहब की तरफ जाता हूं। बुखारी साहब, दोनों की बातें आपने सुनी है। सर, लॉन्ग मार्च के क्या मकासद थे, आपको कुछ नजर आए? और अब जो इन्होंने 26 को पिंडी में कहा है कि आओ
तो कैसे देखते हैं सर इसको, पिंडी में 26 को और फिर बड़ा सरप्राइज? जी सलीम बुखारी साहब। पिंडी की ये जो सरप्राइज है, इस तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं जल्दी जल्दी उस पीछे में चला जाऊंगा। देखिए, गुजारिश ये है कि हमें तो इमरान खान साहब ने बताया था कि जनरल बाजवा नामी आर्मी चीफ हुआ करते थे, जो बहुत ही जमहूरियत पसंद से, उनसे बड़ा जमहूरियत पसंद इस पाकिस्तान की आर्मी की तारीख में कोई था नहीं, और जितनी मदद उन्होंने इनकी हुकूमत की इतनी किसी और ने नहीं की। फिर आपको यह भी पता है अच्छी तरह से कि वो कहते रहे कि जब मुझे बजट पास कराना होता था, सेनेट का चेयरमैन मुझे मुंतखब कराना होता था, तो एजेंसियों की जरूरत पड़ती थी जो मेरी मदद कर देते थे। ये मैं अपने पास से कोई एक लफ्ज भी नहीं कह रहा हूं, ये सारी बातें हम सब मेहमानों को भी पता है, आपको भी पता है, ये खान साहब की हैं। फिर अचानक जनरल बाजवा साहब जो है वो गद्दार हो गए, मीर जाफर और मीर सादिक कहलाए, जानवर और न्यूट्रल के अलकाबात से उन्हें नवाजा गया। खान साहब का ख्याल यह है कि उन्हें एक और उसी तरह का जनरल चाहिए जो उन्हें 2018 के इलेक्शन जितवा के ईवान इक़्तिदार तक ले जाए। और अब चूंकि ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हुकूमत जो बैठी हुई है उसकी अपनी चॉइसेस भी हैं और ये इख्तियार भी उसके पास है आईनी तौर पर कि नया चीफ किसको बनाना है। लिहाजा ये एक आखिरी ट्रम्प कार्ड है खान साहब का कि पिंडी में एंड डेटेड मुजाहरा किया जाए। कि 26 नवंबर की डेट जो है ये बिला वजह नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी प्लानिंग है, इसके पीछे बहुत सारा एक माइंड सेट है, और यही वजह है कि इस्लामाबाद से ये वेन्यू शिफ्ट करके पिंडी ले जाया गया। अब ये सारी चीजें जो हैं, मेरी मुश्किल ये है कि मैं कोई बात सुन नहीं सका शौकत भाई की, वो हमारी कम्युनिटी से हैं, हमारे दोस्त हैं, मैं उनकी बातों का बराह रास्त जवाब नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन चांडियो साहब ने जो कुछ कहा उसके अपने क्रेडेंशियल्स हैं जो कुछ वो कह रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि इमरान खान साहब को एक क्रेडिट कोई दुनिया की ताकत उनसे नहीं ले सकती, और वो ये है कि जो चीफ की अपॉइंटमेंट है, जो आर्मी चीफ का तकर्रर है, उसको इस तरह गलियों, मोहल्लों और सड़कों में घसीटने का क्रेडिट इमरान खान से कोई नहीं ले सकता। ये पाकिस्तान की तारीख में न पहले कभी हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी कभी नहीं होगा। ये उनका बहुत बड़ा कमाल है। इसको अब आप उनकी सियासत का अरूज समझ लीजिए। बयानिए के बाद बयानिया, बयानिए के बाद बयानिया बदलने के वो मास्टर हैं। खुद कहते हैं कि जो आदमी यू टर्न ले ये बड़े लीडर की निशानी है। ये भी उनके अल्फाज है, मैंने अपने पास से कुछ नहीं कहा है। तो ये जो हर बयानिया जो है वो पीछे छोड़ा जा रहा है। अमेरिका के साथ सुलह की बातें हो रही हैं, दोस्ती हो रही है उनसे, तो ये ऊंट किस करवट बैठेगा इसका पता 26 को ही लगेगा। क्योंकि जिस लॉन्ग मार्च का आगाज हुआ था डॉक्टर दानिश, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता रीजनल रैलीज में कन्वर्ट हो गया, इसलिए कि लोग निकलते थे, जलसे पे तकरीर सुनते थे खान साहब की और फिर घर चले जाते थे। अब ये जो इज्तिमा है, अल्लाह खैर करे कि ये खैर खैरियत से हो जाए, लगता ऐसा नहीं है। इसलिए कि अगर आप फैसल वोडा की गुफ्तगू को रिकॉल करें, जो मेरा और आपकी किसी पार्टी का नहीं था बल्कि इन्हीं पार्टी का एक करीब तरीन बंदा था इमरान खान साहब का, वो अगर जनाजों की और लाशों की बात करते हैं तो उनकी बात को आप फेंक नहीं सकते हैं। बस मेरी दुआ यह है आपके प्रोग्राम की वसातत से कि बेटर सेंस मस्ट प्रिवेल। सब पार्टियों को पाकिस्तान का ख्याल करना चाहिए। पाकिस्तान की जिस इकोनॉमी को बेहतर करने की बात अभी मेरे भाई कर रहे थे, मुझे यह बताया जाए कि किन दो सूबों के वज़राए खारजा से पाकिस्तान के मरकज के वजीर खजाना ने IMF को खत लिखवा ही दिया था ऑलमोस्ट, और उसका क्या मकसद हो सकता था। यह है वो मईशत के साथ हमारी कमिटमेंट जिसका हम इजहार करते रहे हैं। जी डॉक्टर दानिश। जी सर, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा, मुख्तसर उसका जवाब अगर आप हमें ज़रूर दे दें कि सर इस वक्त जो आपके पिंडी है जहाँ GHQ है, अगर वहाँ 2000 अफराद भी आ जाएँ, चलिए 3000, जैसे मौलाना बख्श चांडियो ने कहा कि लाखों का कहा और चंद हज़ार अफराद आए, अगर वहाँ 2-3 हज़ार अफराद भी आ गए और उसका फ़ायदा मुल्क दुश्मन एजेंडा, मसलन मुल्क दुश्मन कोई क़ुव्वत या कोई भी ऐसी बीच में तखरीबकारी हो गई, तो फिर सर ये मरकज़ इसको कैसे कंट्रोल करेगा? और अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई हलाकतें हो गई और कोई अटैक हो गया तो फ़ौज जाहिर है अपने लोगों पर तो गोली नहीं चलाएगी, लेकिन किस हद तक रुकेगी फ़ौज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने में, या ये मामला जो कौमी सलामती के खिलाफ चला जाएगा क्योंकि इदारे पे अटैक होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि चूंकि पिंडी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली पंजाब के कंट्रोल में है, पंजाब में उनकी हुकूमत है,
चौधरी परवेज लाई साहब जो हैं वो अगर आप FIR के दर्ज करने से शुरू कर ले उनकी बात, तो वो भी बहुत रिलक्टेंट है कि इस किस्म का कोई मुजाहरा या किस किस्म का कोई एहतजाज GHQ में रहने वाले बसने वाले लोगों के बारे में हो, वो इसका साथ किसी सूरत नहीं देंगे। ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, इसलिए कि आज वो जिस जगह बैठे हुए हैं वो भी उन्हीं के मरहून मिन्नत है। मैं इसकी तफसील में जाना नहीं चाहता हूं। और दूसरी बात यह कि 25 मई को हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो कमिटमेंट की गई थी कोर्ट में उसकी वायलेशन हुई, जिसके मतलब केस अभी तक इमरान खान साहब अदालत में फेस कर रहे हैं। वादा किया गया था कि F9 पार्क से आगे नहीं जाएंगे, और फिर यह तासुर दिया गया कि हमें तो ये इतला ही नहीं मिली, और वो उसमें कितना सच है वो आपके सामने है। फिर शहर का जो हाल हुआ वो भी हमने देखा। अब अगर कोई ये कहे कि वो आग जो दरख्तों को बिल्डिंगों को लगी थी, जो पथराव हुआ था वो आके फरिश्ते कर गए थे या आसमान से अबाबील उतरे थे, तो वो अलग बात है। लेकिन ये सबको पता है कि वो बदसूरत सूरत हाल जिसमें टीयर गैसिंग और रबड़ की गोलियां चलाना पड़ी, वो वाकया तो दोबारा भी होगा अगर किसी ने कैपिटल पर चढ़ दौड़ने की कोशिश की। इसके बारे में ना राना सनाउल्लाह के जहन में कोई इबाम है और ना ही जो फेडरल इंस्टीट्यूशंस हैं या जो फेडरल लॉ एनफोर्सर्स हैं उनके जहन में कोई इबाम है। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है जिसके कैपिटल पर जिसका दिल चाहे चढ़ दौड़े और कब्जा कर ले। अगर ये जत्थों की सियासत ने जन्म लिया तो डॉक्टर दानिश, आप भी और मेरे साथ बैठे साथी सब समझते हैं कि इस मुल्क में और कौन से मजबूत जत्थे हैं। खुदा के वास्ते इस रविश को पनपने ना दें। ठीक है सर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर अपना सवालात मेहमानों के पास आते हैं। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। शौकत यूसुफजई साहब, वो अपना सलीम बुखारी साहब का ये बहुत ही अहम सवाल है और ये डिस्कस हो रहा है हर जगह कि आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट को मुतनाज़ा इस तरह नहीं बनाया गया जिस तरह आपकी पार्टी ने और इमरान खान ने बनाया है। अच्छा, 29 को आर्मी चीफ़ रिटायर हो रहे हैं, 26 को आपने 26 नवंबर को आपने पिंडी में अपना इज्तिमा रखा है इस्लामाबाद के बजाय, और पिंडी में उस जगह जहाँ से GHQ बहुत करीब है। तो जाहिर है ये सवाल उठ रहा है और फिर सरप्राइज़ की भी बात कर रहे हैं, तो इसको ज़रूर आप जस्टिफाई कीजिएगा। मैं एक छोटे से क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ, मौके का फ़ायदा उठा के आपकी मौजूदगी में, KPK के हवाले से है, तो मैं तरह वो वीडियो दिखा दूँ, उसका भी ज़रूर जवाब दे दीजिएगा। सर ज़रा वीडियो चला दीजिए। अस्सलाम वालेकुम खान उस्ताद, वो चीज़ चाहिए मुझे एक चिटाक। अच्छा, मिल जाएगी। अच्छा, तो ये कितनी देर में आ जाएंगे आप? आपको मिल जाएगी 3000 में चिटाक हो जाएगी और 500 रुपये डिलीवरी के। पेशावर और इसके मज़ाफ़ात में सरगर्म मुंह और मंशियात माफिया कानून को खातिर में नहीं ला रहा। उधर ऑर्डर की कॉल मौसूल हुई और इधर नशा आवर अशिया डिलीवर कर दी गई। जान आपको यहाँ पर हर नशा मिलेगा, लोकल भी इंटरनेशनल भी, कोकेन, LSD, गोलियाँ, शराब, आइस, पाउडर, अफीम, जो आपको चाहिए। पेशावर छोड़ो, पूरे पाकिस्तान में आपको माल मिलेगा, ठीक है ना। माल के पैसे पहले देने पड़ेंगे आपको, और जब मेरा बंदा आपको चीज़ दे दे, डिलीवरी के पैसे उस टाइम पर आपने उसको देने पड़ेंगे। मंशियात फरोशों के खुले आम धंधे को रोकने में पुलिस भी बेबस नजर आती है। ताहम पुलिस हुकाम का दावा है कि ज्यादा से ज्यादा मिकदार में मंशियात जब्त की जा रही है। इतनी सारी रिकवरी अमल में लाई गई है। इसके अलावा एक टीम, स्पेशल टीम मंशियात के ख़िलाफ़ बनाई गई है जिसको हम नारकोटिक्स इरेडिकेशन टीम कहते हैं। उनके बड़े हौसला अफजा नताइज आए हैं जो सिर्फ मंशियात को ही टारगेट करके इनके जो बड़े सप्लायर्स हैं, जो प्रोवाइडर्स हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। पुलिस, एंटी नारकोटिक फोर्स समेत मंशियात की रोकथाम के जिम्मेदार इदारों की यौमिया कार्रवाइयों के बावजूद मंशियात का कारोबार है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। जी शौकत यूसुफजई साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के एक वीडियो हमने शेयर की, इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। और दूसरा जो सवाल हमने आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट की मुतनाज़ा और 26 नवंबर की क्या है, उसका ज़रा ज़रूर जवाब दें। अच्छा, पहले बात तो ये है कि ये जो मैं ज़्यादा बातें तो नहीं सुना हूँ, बुखारी साहब की भी नहीं सुनी है और उनकी भी नहीं सुनी। जो स्टार्ट में थोड़े बहुत मैंने सुने, आपके क्वेश्चन के हवाले से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये बताया गया कि जी क्यों अदम इस्तेकाम हम लाना चाहते हैं और इसकी वजह से मईशत जो है वो इसलिए तबाह हो रही है कि अदम इस्तेकाम हम लेकर आएँ।
ज़रूरत क्या थी जो साजिश करके इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई? अगर ये बेहतरी नहीं ला सकते तो मुझे बताएं कि आदम इस्तेकाम के ज़िम्मेदार कौन है, हम हैं या वो हैं? एक हुकूमत चल रही थी, स्मूथली चल रही थी, ये हालात तो नहीं थे जो आज है ना, और ये साजिशें करके आ गए, ये ठीक है और हम गलत हैं। और दूसरी बात ये कि देखें, ये कहा जाता है कि जी ये तो 2018 में किसी की उंगली पकड़ कर आए थे, तो अब ये क्या करेंगे? भाई ज़मनी इलेक्शन इस बात के सबूत हैं कि उंगली के बगैर जो हमने नताइज दिए हैं, मेरे ख्याल से वो सबके सामने है। आज क्यों फरार है? इमरान खान क्या कह रहा है? वो कहते हैं इलेक्शन करा दें, आपसे हुकूमत नहीं चल रही तो इलेक्शन करा दें। अच्छा, इलेक्शन से फरार वो इख्तियार कर रहे हैं और हमें कहा जा रहा है कि जी ये खौफजदा है। अगर हम खौफजदा होते तो हम क्यों इलेक्शन का मुतालबा करते? तो अगर आप कहते हैं कि जी आपको कोई आपके पास वो उंगली नहीं है, तो ये तो अच्छी बात है ना, फिर तो मैदान में आ जाए, पता चल जाएगा कि कौन किस तरह है। तो मेरे ख्याल से ये जो चीज़ें हैं कि आदम इस्तेकाम कौन लेकर आए, और जो देखिए फ़ौज हमारी फ़ौज है, ये इसको मुतनाज़ा हमने नहीं बनाई, ये हुकूमत जानबूझकर बना रही है। आप मुझे बताएं कि इस फ़ौज के बारे में कौमी असम्बली में आपका जो वज़ीर दिफा है वो क्या कहता रहा है? ये जो नवाज शरीफ है, इसके दौर में कितने लोगों के साथ अनबन हुए, सब चीफ जस्टिस के साथ भी इसके अनबन रही, हर जनरल के साथ इसके अनबन रही। कभी बुखारी साहब ने मेरे ख्याल से उसको भी कोई अच्छा समझते होंगे, कभी इस तरह जिक्र नहीं किया। तो देखिए ये इतना वो बताया जा रहा है कि 26/9 हम पाकिस्तानी हैं भाई, ठीक, अगर हमारी फौज वहाँ है तो हमारी फौज है, वो हमारी हिफाजत करेगी, हम उनके पीछे खड़े हैं। ठीक, ये तो नहीं हो सकता है कि आप ये हमें कहें कि जो आप पूरा पाकिस्तान वहाँ आ रहा है तो पता नहीं क्या हो जाएगा और फौज जो है वो गोली चलाएगी कि नहीं चलाएगी। भाई फौज गोली क्यों चलाएगी? ये इस तरह की बातें करना जो है ना, ये आदम इस्तेकाम ला रहा है। आप लोगों को ये जो टीवी चैनल पे बैठ के जो हम हुकूमतें चलाते हैं, हुकूमतें गिराते हैं, इससे देखे, इससे आदम इस्तेकाम आ रहा है, जो जिस तरह की बातें हो रही है। ठीक है, ये जो शुरू में उन्होंने बात की, देखे ये केपी पुलिस के खिलाफ एक मुनज़्ज़म एक चैनल 2 लगे हुए हैं, एक मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। वरना केपी पुलिस की परफॉर्मेंस आप देखें कि कितनी दहशतगर्दी हुई इस खैबर पख्तूनख्वा में। आज भी ये दहशतगर्दी से मुतासरा सूबा है। जिस तरह उन्होंने कुर्बानियां दी, जिस तरह उन्होंने ये दहशतगर्दों को रोके रखा है, आज अगर वो पीछे हट जाए ना तो ये सारे चले जाएंगे अटक से पार। ठीक है सर, फिर बहुत कौन संभालेगा? बहुत सही, बहुत सही। लेकिन टाइम मेरे पास लिमिटेड है। डिसाइड कर रहे हैं केपी पुलिस को। ठीक है, मैं इसकी मुजम्मत करें, मुजम्मत करें, बिल्कुल कि आप ये नहीं, मुजम्मत भी कर रहा हूँ। ठीक है, जो चैनल इसके खिलाफ लगे हैं केपी पुलिस के खिलाफ, देखिए उसकी उन्होंने कुर्बानियां भी दी है ना उनके जो। नहीं सर, बिल्कुल, इसीलिए सर हमने आपके, इसीलिए हमने आपके ये छोटी छोटी चीजें उठा के काम नहीं हो रहा है। इसीलिए हमने आपके किस जगह बिल्कुल फ्री जोन है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, जो हो रहा है उनको गिरफ्तार भी किया जाए, कार्रवाइयां भी हो रही हैं। मौला बख्श चांडियो साहब क्या कहते हैं सर आप इसके ऊपर? जो आर्मी चीफ के मुतनाज़ा होने के ऊपर वो कहते हैं कि ये हमारी फौज है, हम इसे मुतनाज़ा नहीं कर रहे हैं। 26 नवंबर का डेट वो देते हैं, वो कहते हैं ये बात जी, मैं इस इशू पे बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा और न मुझे बोलना चाहिए। ये एक कौमी मामला है, इस पे कौम के जो नुमाइंदा लोग हैं वो भी मोहतात होकर बोलते हैं, जो हुक्मरान है वो भी मोहतात होकर बोलते हैं। ये सलामती के इदारे की बात है। एक ही शख्सियत है, जब से सियासत में आई है उंगली की बात की है, आज तक उंगली छूट गई है, अब दिमाग साथ नहीं है। इन्होंने जितना मुतनाज़ा बनाया है, आज एक शाहराह का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, जनरल साहब को लेके जा रहे हैं। कोई बिजली की स्कीम पे जा रहे हैं, स्कीमें पर आई हैं मियाँ साहब के ज़माने की, हमारे ज़माने की। इफ्तिताह पर जनरल साहब को लेके जा रहे हैं। जनरल साहब इस जमहूरी हुकूमत को तस्लीम करके इस्तेहकाम देने की कोशिश की या कोई और वजह थी, वो साथ जा रहे थे। फिर अचानक क्या हुआ? फिर खान साहब ने कहा मेरी फौज, आपकी फौज नहीं है। हमने जवाब दिया था फौज पाकिस्तान की है, ये हमारा इदारा है, इन पे सारे पाकिस्तान का हक है। लेकिन जितना मुतना था, फिर यहाँ जुलूस निकाला, फिर वो एक खातून की रहनुमाई, उनकी बेटी ने, दूसरे कारकुनों ने जो गलीज ज़बान इस्तेमाल की जनरल साहब के लिए, वो कोई अच्छा बात थी? मामला अकेले जनरल साहब का नहीं है, वो इस वक्त चीफ है पाक अफवाज के। तो आपने तो पूरे इदारे को बोल दिया, पूरे इदारे पर आपने तनकीद के दरवाजे खोल दिए। अभी आप जो रास्ता दिखा रहे हो, ये क्या दिखा रहे हो? अगर ये रवाज मजबूत हो जाए,
कि आप जब भी नाराज हो जाओ अपनी फौज के सरबराह के सामने खड़े हो जाओ रास्ते पे आकर, क्या बनेगा पाकिस्तान का आप बताएं? ये कोई अच्छी रिवायत तो नहीं है। आप अभी आप जो असले वालों की बात, मंशियात की बात कर रहे हो, ये इसका जिम्मेदार कौन है? शौकत साहब तो नहीं मानेंगे, लेकिन ये आपकी मुसलसल दूसरी हुकूमत है। ये जो आपने कहते कि हमने पख्तूनख्वा को जन्नत बना दिया है, उस जन्नत में मंशियात माफिया क्या कर रही है? पर मुझे हैरत नहीं होती। आप तो जैसे ही आए यही हुआ, एक दो डाकू, एक दो दहशतगर्द तो सुने थे, दहशतगर्दों की फौज आ जाए और जेल पर हमला करके कैदी छुड़ा जाए, लोगों को मारा जाए, ये तो हमने कभी नहीं सुना, पहली बार इनके जमाने में सुना ये। लेकिन ये वजह है कि ये इनके मोहसिन है वो दहशतगर्द, ये कभी उनके खिलाफ नहीं बोलते। इनको जितवाया उन्होंने, इनको हुकूमत उन्होंने दिलवाई। हमारी पार्टियों के लिए बंदिश थी कि हम कबाली इलाकों में नहीं जा सकते थे, इनको इजाजत दी गई, इनको छतरी फराहम की गई। अब जो है किया आपने, भुगतेगा सारा पाकिस्तान। बेहतर यही है अब भी आईनी और कानूनी रास्ते पर आ जाए, अपने इदारों पे तनकीद के दरवाजे बंद करें। ये जो मसूली आपने मीडिया चला, पार्लियामेंट में वापस आ जाए, पार्लियामेंट में वापस आ जाए। मेरा ख्याल है सोशल मीडिया सही रास्ता है, जो नाम यहाँ सही सोशल मीडिया खोली है, ये बंद करें। आप पार्लियामेंट सियासत करते हैं, आप जमहूरियत की बात करते हैं, तो पार्लियामेंट में आओ ना। लेकिन आप पार्लियामेंट में क्या करेंगे? पहले आप लानते देते रहे पार्लियामेंट को, उंगली के इंतजार में, ठीक है सर। फिर आए आपने बेतौकीर कर दिया पार्लियामेंट को, ठीक है सर। अब फिर भाग गए। सर ब्रेक अब आ जाए, ब्रेक पे जाना है मौलाना बख्शाद, फिर जाहिर सलीम बुखारी साहब, सबको बराबर टाइम देना है। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। सलीम बुखारी साहब, 5 मिनट आपके पास है सर। क्या देखती हैं सर इस वक्त जो ये आखिरी मरहला चल रहा है, जो नवंबर का, इसमें आप ये 26 नवंबर जलसा, और फिर वो भी पिंडी में, और फिर इस तरफ हुकूमत का एक लिमिटेड कंट्रोल, गवर्नेंस का मैटर, और फिर हुकूमत इमरान खान की मुसलसल जो अदम एतमाद के बाद हिकमत अमली रही है, कहाँ खड़ी है पीटीआई सर आज? देखिए, ये महीना जो है ना, खास तौर से नवंबर का, ये जाना जाता है फॉर द चेंज ऑफ गार्ड्स। ये चेंज ऑफ गार्ड जो है, ये मिलिट्री की एक इस्तिलाह है जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट होती है। अभी जो लेटेस्ट वाइब्स आ रही हैं जीएचक्यू से, उनके मुताबिक ये है कि समरी जो है वो चली गई है, जिसमें 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम हैं, और उनमें सबसे ऊपर नाम जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर का है, और फिर साहिर शमशाद साहब का, और बाकी 4 जनरल, उसमें फैज़ हमीद साहब के भी नाम शामिल है। अब फैसला करना है प्राइम मिनिस्टर ने, और कैबिनेट के अंदर उसकी अप्रूवल होगी, उसके बाद नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो अगर समरी मौसूल हो गई है, तो वो जो एक बुनियादी समझा जा रहा था कि एक कसिया है या उस पर डिस्प्यूट है, वो मरहला तो अब हल हो गया है। नाउ इट्स ए क्वेश्चन ऑफ पिक एंड चूज फॉर द प्राइम मिनिस्टर। अगर तो ये ऐलान कल या परसों में होने जा रहा है, तो फिर 26 का धरना जो है उसकी सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। क्योंकि ये तो बात मैं वसूख से कह सकता हूं कि अगर आर्मी चीफ जो है वो हुकूमत की मर्जी का लगेगा, तो फिर बाकी सारी एक्टिविटीज जो है वो सबड्यू हो जाती हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च खत्म हो जाएगा या उनकी तहरीक खत्म होगी, ये मेरी मुराद नहीं है। लेकिन एक वो जो लोगों के जहनों में कंफ्यूजन होता है, वो मेरे ख्याल से अगले 24 घंटे में हल होने जा रहा है, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और अगर वो हल हो जाता है, तो फिर हमें पिंडी की सूरत हाल समझ में आ जाती है, और ये लगता है कि ये हाथों से नहीं निकलेगी। मेरा तो तज्जिया यही है, और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ है, कि ये मामला अब तय हो जाना चाहिए, क्योंकि इसको लेके जिस तरीके से मुतहारब ग्रुप सियासी जमातों के एक दूसरे के दरपे हैं, उससे इस मुल्क की जान छूटनी चाहिए। इसलिए कि मामला हल होगा तभी मईशत की तरफ तवज्जो भी जाएगी। अरे सर, ये मसला, ये सैलाब ज़दगान बड़ी अहम इंपॉर्टेंट, पता नहीं किस किस की बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपने दे दी है, बड़ी अच्छी है। मेरे पास भी न्यूज़ आई है, बहुत अच्छी दे दी आपने ऑनर। इसका मतलब ये है कि अगर 2 दिन में ये होता है, तो 26 का आर्मी चीफ मुतनाज़ा मैटर सॉल्व। लेकिन सर, क्या ये मुमकिन नहीं है कि इलेक्शन जो इशू है,
बहुत बड़ा पीटीआई के लिए, उस पर हुकूमत इनके साथ बैठकर इसको रिजॉल्व करे सर? खान डॉक्टर दानिश, ये आपकी ख्वाहिश बहुत अच्छी बड़ी, लेकिन मुझे बड़ी मासूम लगी है, इसलिए कि एक ऐसा शख्स जो इन सब को चोर चोर और डाकू डाकू कहता हो और किसी सूरत इनके साथ बैठ के बात करने पर आमादा ना हो और ये कहता रहे कि मैं इन सबको जेलों में भेजूंगा, मुझे बताइए ये मुज़ाकरात कहाँ होंगे और कौन करेगा? जहां तक उनकी सेकंड टियर लीडरशिप का ताल्लुक है, खान साहब के लोग मिलते तो रहे हैं, बेपनाह मुलाकातें हुई हैं, मैं आपको रिकॉर्ड के ऊपर कहें तो उसकी तफसील बता सकता हूं, लेकिन वो अल्टीमेटली जब बात पहुंचती है खान साहब के पास तो वो हर एक की हुई बात में कमिटमेंट की हुई जो है उसको उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं। ठीक है, इसीलिए कोई नतीजा नहीं निकला है उन मुज़ाकरात का और ना ही निकलेगा। 1 मिनट मेरे पास है, तहरीक वो अपना शौकत यूसुफ सईद साहब 1 मिनट है, आपको देता हूं सर, कुछ कहना चाहें सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान को समझना मुश्किल है। ये बड़े बड़े जो सियासी तज्जियाकार आ जाते हैं टीवी पे ऊपर ना, अपने अपने तज्जिए देते हैं इमरान खान के बारे में। उनको ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान को नहीं समझ पाए हैं। देखिए, इस तरह का मुहिब वतन लीडर आज तक पाकिस्तान को नहीं मिला है और उसने जो मुश्किल हालात में जिस तरह इस मुल्क को संभाला दिया था, आप सब ने मिल के उसको एक साजिश के ज़रिए जब आपने उतारा है उसे, तो आप फिर रोना धोना छोड़ दे। फिर आपने हुकूमत भी नहीं की ना। आपने जो 3-4 महीने में जिस तरह कर्जे लिए, आप जो अदायगियाँ आप करनी है आपने, वो आपके पास तो है ही नहीं। 5.9 अरब डॉलर आपने बैरूनी कर्जा अदा करना है, कहाँ से लेकर आएंगे? आपके पास तो पैसे ही नहीं है। पूरा आपका इस वक्त मुझे बताया कि 7.9 अरब डॉलर आपके पूरे स्टेट बैंक के पास आपके ज़खायर रह गए। तो आप खुश हो रहे हैं सर? हुआ है ये भी तब जब आपके पास IMF के, चीन के और एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो 5 अरब डॉलर आ रहे हैं वो सब मिला के करें ना, तो आपके जो ज़खायर रह जाते हैं वो 7.9 अरब डॉलर।